अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। चलें शुरू करते हैं। वो रैश ड्राइविंग करके घर पहुंची तो मुकफ्फल गेट ने गोया बरहमी से उसका इस्तकबाल किया। थके अंदाज में सीट से पश टिकाती डैशबोर्ड से आशिर को फ़ोन करने के लिए वो फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर आशिर के नंबर से मौसूल हुई कई मिस्ड कॉल्स देख वो लब भींच गई। यकीनन बच्चों की जिद करने पर आशिर ने उसे कॉल्स किए होंगे जो वो फ़ोन साइलेंट होने के बायस नहीं ले पाई थी। आशिर को कॉल करने का इरादा तर्क कर फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर उछालते इंतजार करने का सोच वो निढाल सी आंखें मूंद कर दोनों अंगूठे की मदद से कनपटी से हिलाने लगी। अभी कॉल करने का मतलब था गब्बर सिंह के अताब को आवाज देना और इस वक्त उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बहस की। एक तो सुबह से पानी का बूंद हलक से नहीं उतरा था, दूसरी अच्छी खासी तनावज़दा सूरत हाल का मुकाबला करके आ रही थी। अभी उसे इस पोजीशन में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि ग्लास विंडो नॉक हुई। भोजन आंखें खोली तो सुफियान दरमी से मुस्कुराता हुआ खुले गेट से उसे अंदर गाड़ी ले जाने का इशारा कर रहा था। जेर लब शुक्रिया कहती उस जन से गाड़ी उड़ा ले गई। भाई, आपने खामखा ज़हमत की, मैं आ ही रही थी। वो वॉश बेसिन से मुंह हाथ धोकर जब तक आई सुफियान को दो भाप उड़ाते चाय के मग लिए ड्राइंग रूम में महवे इंतजार देख शर्मिंदा हुई। अरे, आप शर्मिंदा नहीं हो, ये तो सिर्फ चाय है। आपके साहब बहादुर तो मुझसे बर्तन तक धुलवाते हैं अपने हाथों का लजीज खाना खिलाकर, लेकिन बेमुरवत इंसान के हाथों में जायका बहुत है। कप उठाता वो आ भर के बोला तो रिमशा हल्के से मुस्कुरा दी। कीज हमेशा आपके पास होती हैं? अपना कप उठाते उसने सरसरी से अंदाज में बोला। हाँ, होती तो है वक्त ज़रूरत के लिए, लेकिन आज बिलखसूस हिदायत मिली थी। क- किसने दी थी? कमबख्त फिर बेवजह मचला था। तीनों ने ही, बस फर्क इतना था, दोनों की जुबान से अल्फाज अदा हुए थे और तीसरे की आंखों से। उसने आंखें घुमाई तो रिमशा निकाह झुका गई। वैसे आज के मुज़ाकरात कैसे रहे? वह असल मौजू पर आया था। ठीक ही थे। मग के अतराफ नजर गाड़े तीन लफ्जी जवाब देकर वो चुप हो गई थी। इंशाल्लाह आगे भी सब बेहतर होगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। पुरयकीन अंदाज से पसे पड़ता वो उसका हौसला बता रहा था, जो भाप उड़ाते कप को देख बेहद मलूल नजर आ रही थी। इंशाल्लाह भाई, बस वो लंगूर अपनी घटिया चालें ना आजमाए, क्योंकि जहां तक मैं उसे जानती हूँ, अपना मकसद पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। यकायक उसके नकूश तने। वो आपके घर में है? चौंकासपन यार के मुतालिक भी वो आपा और सुफियान को चेता चेता बता चुकी थी, तो सुफियान को उस लंगूर से गायबाना तारुफ हो चुका था। जी, बताया था ना आप लोगों को, कमर अंकल डैडी के वाहिद क्लोज फ्रेंड हैं। और जब भाई ने लॉ के बजाय इंजीनियरिंग को तरजीह दी तो हस्बे तवक्को अपनी मर्जी के खिलाफ बात पर डैडी ने तूफान खड़ा कर दिया। तब उन्हें शांत करने के लिए कमर अंकल ने असमत यार को पेश करते हुए कहा था कि अंसर हो या असमत यार, दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। और वो जलील तब से असल में भाई की जगह हड़पने पर बजिद है, जैसे मैं ये होने दूंगी। असमत यार के मकारियों का याद कर असर नौज का खुलब शायर खून दुगना हुआ था। कमॉन भाभी, आप उस बगैर दम वाले इम्पोर्टेड अंगूर की टेंशन नहीं लें, वो गब्बर सिंह की गुर्राहट की मार है। इस बार उसका हमारे गब्बर सिंह से वास्ता पड़ गया ना, फिर देखिएगा कैसे सारी ऊँट पे लांगे भूल कर अफ्रीका के जंगलों का रुख करेगा, वो भी बिना टिकट वीजा के। कसम से कह रहा हूँ, अशरफुल मशरूबात नोश फरमाते हुए। तो वो वैसे भी मैं लफाजी नहीं करता, झूठ तो दूर की बात है। रिमशा के असाब का बोझ हल्का करने के लिए कज़न सुफियान ने मज़ाह का आंसर नुमाया किया, लेकिन चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। आपके गब्बर सिंह की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। चाय का घूंट भरती हुए शरारती अंदाज से मुत्तफिक हुई। और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। वो संजीदा हुआ। यूँ तो आपको क्या करना है आप मुझसे बेहतर, कई गुना बेहतर जानती हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको बजाय अपने मजीद डैडी को मजीद बदजन करके किसी तीसरी साजिशों का जाल बनने का मौका देने के वो हथियार आजमाने चाहिए जिससे आज तक आपके डैडी का वास्ता नहीं पड़ा। आपका मतलब? सुफियान की बात गौर से सुन रही रिमशा ने आखिरी लफ्जों पर ठटक कर अपने अखज़ करदा मफहूम की तस्दीक के लिए निगाह उठाई। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। तुरंत गिरफ्त करने पर सुफियान की आंखों की चमक बढ़ी। जरा में आप उन्हें बेशक मात नहीं दे सकती, लेकिन जज्बात में तो दे सकती हैं ना।
बाकी बुजुर्ग यूं ही तो नहीं कह के गए, असल से सूद प्यारा होता है। आंखें से मायने अंदाज में घुमाता जैसे वो शशोपंच का शिकार रिमशा के सर से टनों का बोझ हल्का कर गया था। थैंक यू सो मच भाई, पूरा रास्ता मैं इसी कश्मकश से बर्दाश्त मार रही हूँ और आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मग सामने रखते फटते मुसरत से उसकी आवाज लरस गई थी। ऐसे ही मैं खुद को आपका सौतन नहीं कहता। कॉलर उठाकर वो इतराया था। रिमशा की आंखें खुशी से झिलमिला गईं। मम्मा! तभी पुरजोश अंदाज में मम्मा की मीठी पुकार से तरो दीवार हिलाते हुए दोनों खरगोश दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए थे। गालिबन दोनों उसकी गाड़ी देखकर भागे थे। मम्मा की जान! वो बेतवाना अपने नशे से छोड़कर उनकी तरफ बढ़ी थी और अगले ही लम्हे से घुटने पर जाते ही दोनों उसकी खुली बाहों में समा गए थे। मम्मा, आलू आपसे बात नहीं करती, आप आलू को छोड़ के चली गई थी। फूले मुंह के साथ आरू उससे अलग हुई थी। मान की कॉल भी नहीं ली आपने। फूजे मुंह के साथ मान का भी शिकवा आया। सॉरी जानू, मम्मा थोड़ा बिजी थी। मम्मा आप दोनों को छोड़कर कहीं जा सकती हैं क्या? दोनों की इतनी मोहब्बत पर उन्हें वापस कदम संबोते रिमशा की पलकें भीग गई थीं। तभी 2-3 शॉपर्स के साथ मोमिन को उठाए आशिर अंदर दाखिल हुआ था और इस हसीन मिलन के नज़ारे पर एक्सपर्ट नजर डालता हुआ सोफे की तरफ बढ़ गया। अरे ये तुम लोगों को कहाँ मिल गया? आशिर की गोद में मोमिन को देख सुफियान हैरान हुआ था। तुम्हारी जाहिर है तुम्हारे घर से ही मिलेगा। नशे संभालते तपे तपे अंदाज में जवाब आया। अगले साल तक ना तुम भी एक शनाख्ती कार्ड ला दो ताकि मुझे भी चलते फिरते ऐसा कहने का मौका मिले। हिम्मत रहे मोमिन को आशिर की गोद से लेते उसे माना अंदाज में जो मायने अंदाज में ऊंचा बड़बड़ाया तो जवाबन आशिर खुफत से सुर्ख पड़ा। साथ ही पीछे आ रही रिमशा के भी कानों की लौ तक सुर्ख हो गए थे। अब अगला सीन। मम्मा अब आप जाएं तो आलू को भी साथ ले जाइएगा। शबा वो मानी बता रही थी आज ये बहुत रोई और उन्हें परेशान भी किया इसने। रात वो बेड पर टेक लगाए एक हाथ से गोद में सर रखे आरू के बालों को सहलाती दूसरे से कॉमिक बुक थामे पढ़ रही थी जब कंधे से सर टिकाए खिलखिला रहे मान ने अचानक ही आरू की शिकायत लगाई। आरू! बुक आंखों के आगे हटाकर रिमशा ने मान को घूर रही आरू को देखा। मम्मा, माँ नैया झूठ बोल रहे हैं। आलू ने वो माने को परेशान नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा लोया था। आप मापा की तरह आलू को ऑफिस साथ ले जाएं तो आलू प्रॉमिस वो आपको परेशान नहीं करेगी। होंठ लटका के अपनी सफाई देती हुई इल्तिजाइया बोली तो रिमशा के दिल को कुछ हुआ। साथ ही निकाह सामने स्टैंड के पास कल के लिए मान कर यूनिफॉर्म और अपने कपड़े इस्त्री कर रहे आशिर पर उठी जो तिरछी निगाहों से उसे ही देख रहा था और नजरों में कुछ तो ऐसा था कि वो बेसाख्ता नजरें चुरा गई। मम्मा आप इसे साथ नहीं ले जाना, बहुत परेशान करती है ये। मापा ले गए थे, उन्हें भी परेशान किया था इसने। मान रिमशा की खामोशी को रजामंदी समझकर फौरन अपनी बात बदल गया। यूं भी उसका मकसद बस शिकायत लगाना था। नो मम्मा, आलू अच्छी बच्ची है। रिमशा के कमर के गिर्द बाजू बांधती आलू जोर डालकर बोली। और जो अच्छी बच्ची ने मापा के ऑफिस में मिल्कशेक गिरा दिया था वो? मान चिढ़कर बोला। उसे खच्चा लाहक था कहीं उसे स्कूल भेजकर आरू को ऑफिस ले जाया जाए। मम्मा तब आलू की तबीयत खराब थी। ड्रामा क्वीन ने हतुल इम्कान आवाज में दर्द समोया। मम्मा ये बस बहुत हो गई तकरार, अब जाओ जल्दी से दोनों नाइट सूट चेंज करके आओ, रात बहुत हो गई है। रिमशा दोनों की जराह में उलझी थी कि आशिर के मुदाखलत से उसकी जान खलासी हुई और दोनों अपने कपड़े लेकर साइड रूम और वॉशरूम की तरफ दौड़ गए। आप बच्चों को ऑफिस साथ ले जाते थे? दोनों के जाते ही हायल हुई खामोशी को रिमशा की धीमी लहजे में किया सवाल ने आवाज दी, लेकिन चंद साथ तक स्टैंड के पास सादा आशिर की चौड़ी पश्त पर ठहरी जवाब की मुंतज़िर नजर ना उम्मीद लौटी तो सर्द सांस खारिज करती कबर्ड की तरफ बढ़ी जब उसकी भारी संजीदगी से आवाज उभरी। हमेशा नहीं, 4-5 महीने कबल आरू को चिकन पॉक्स हुए थे, बहुत जिद्दी हो गई थी वो, मेरे बगैर रहती नहीं थी, तब ले जाना पड़ा था साथ। इस्त्री शुदा कपड़े कबर्ड के साइड स्टैंड पर लगाता वो संजीदा तासुरात लिए कपड़े बाजू पर लिए मुड़ी रिमशा की राह में नामहसूस अंदाज में हायल हुआ तो रिमशा एक कदम पीछे लेकर दरमियानी फासला बढ़ाती हुई खड़ी हुई। बच्चे मासूम होते हैं वकील साहिबा,
दुनियादारी से बिल्कुल अनजान। वो हर चीज़ को दिल से महसूस करते हैं और दिल से ही सोचते हैं। दिमाग को बरोबर काट लाना उन्हें नहीं आता, इसीलिए वो आपकी मसरूफियात की नज़ाकत को नहीं समझ सकते। यही वजह थी जिसे ध्यान में रखते मैंने आपको तंबीह की थी कि उनके करीब इतना ही आए जितना फासला बनाने पर वो मुतासिर ना हो। तवक्कुफ से खिलाफ तबीयत तन से मुबरा नहायत संजीदा लहजे में मुखातिब हुआ तो तब से खुद से चुपके बच्चों के सवालों अहदो पैमा बांधने के मासूम अंदाज में छुपे खदशात याद कर वो नादिम सी हो गई थी। आई एम सॉरी, निगाह झुकाकर वो बस इतना ही कह पाई। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, ना ही आप मेरी कसूरवार हैं। मैं बस आपको वार्न कर रहा था कि ज़्यादा देर अब भी नहीं हुई है। आप संभल जाएं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। इसी गंभीर अंदाज में इल्तिजा थी यह हुक्म। निगाहों में तड़प लिए उसका सर उठा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बुलंद इल्तिजात की ख्वाहिश में लबों से बामुश्किल आवाज़ निकली। आप मुझे। आशिर लब वाह करके इसके चेहरे पर बिखरे दर्द कुर्ब की परछाइयां देख लब भींचकर आगे बढ़ा। तभी रिमशा भी खुद को कंपोज करके आगे बढ़ी। नतीजतन जबरदस्त तसादुम हुआ था। मैं ठहरी बेरब तहरीर, मगर वो हर्फ सुनहरा लगता है। सामने जब वो आ जाए तो वक्त भी ठहरा लगता है। बरवक्त आशिर का मजबूत शाना थामकर वो गिरने से बची थी। साथ आशिर ने भी अपना मजबूत बाजू उसके नाजुक कंधे के गिर्द लपेटकर उसे जमीन बोस होने से बचाया था और इस गैर दानिस्ता हरकत से कुव्वत पजीर होने वाली सूरत हाल में वाकई वक्त थम गया था। एतबार की हर शर्त को मुस्तरद करने वाला वो इस बलून हुजम से पहली घूर शफाफ आंखों की सच्चाइयों पर ईमान लाने पर बाज़ेद था। दूसरी तरफ संगदिल शख्स की हर संगदिलाना रवैये को फरामोश कर उन लम्हों में उसके अंदर कहीं छुपी आम सी लड़की उस शख्स की मजबूत हसार में ताहयात मुकीद रहने के लिए चुपके से दुआ कर बैठी थी। न जाने और कितनी देर वो लोग उस तलसमी लम्हे के जेर असर इसी तरह खोए रहते जब फ्लैश की आवाज़ पर हड़बड़ाकर सीधे हुए। मान, आरू। दोनों को दो फोन दिए सामने मुस्कुराहट दबाता खड़ा देख दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। मम्मा, मापा, आप दोनों वो मानी की टीवी वाले अंकल आंटी जैसे लग रहे थे, ये देखें। मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाती आरू रिमशा की फोन का स्क्रीन लहराती जहन पर जोर डाल गई। बुद्धू, उन्हें हीरो हीरोइन कहते हैं। मान साहब ने अपने नॉलेज के पिटारे से दुरुस्त लफ्ज निकाला तो अभी तक शौक में खड़े दोनों वो साख्ता एक दूसरे की तरफ देख के सटपटाकर फासले पर हुए। रिमशा फौरन वॉशरूम की तरफ भागी थी। पीछे से आशिर की मिन्नत समाज की आवाज़ उभर रही थी जो फ़ोन मांग रहा था और वो नन्हे चूजे फोटो डिलीट ना करने की शर्त मंजूर करवाने पर बाजिद थे। अब अगला सीन। मम्मा, आज भी आप जाएंगी? रिमशा जैसे ही तैयार होकर अपना बैग लेने के लिए नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो आरू के बसूरते सवाल और साख्ता मुस्कुराहट लबों को छू गई। हाँ जानू, उसके बाल सहलाती वो नरमी से मुस्कुराई। मम्मा, आज तो माँ नहीं अभी स्कूल नहीं जा ले, उन्हें भी छुट्टी है। फूले गाल कुछ और फूले। वो इसलिए जानू कि मम्मा माँ नैया की तरह स्कूल नहीं मापा की तरह ऑफिस जाती हैं और मापा भी तो ऑफिस जा रहे हैं ना। उसके फूले गालों पर प्यार करते रिमशा को उस पर टूटकर प्यार आया था और इस मोहब्बत के खुले आम मुजाहरे को आबरू अचकाकर देखे नफरी में सर हिलाता आशय वापस अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर मामा, आप आलू और मान को भी साथ ले जाएं। मान का स्कूल भी ऑफ है और प्रॉमिस हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और मैं आलू को भी शरारत नहीं करने दूंगा। बड़ा हो गया हूँ मैं मापा की तरह। दूध के दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए मान साहब ने वकील साहिबा को अपनी जानिब से मुतासिरकुन अंदाज में मुतमिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा, ये दिलचस्प बहस मुलतवी करते हुए पहले आप अपने दूध के दांत अंदर करके दूध खत्म कर लें। मापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दूध का गिलास दोनों के आगे करते लफ्ज बेशक बच्चों को मुखातिब कर रहे थे लेकिन निगाहें किससे महवे कलाम थी रिमशा बेहतर जानती है। सॉरी बच्चों, आज तो मुमकिन नहीं, बट मम्मा प्रॉमिस करती है आपको जल्द अपने ऑफिस ले जाएगी जहां आप शरारत भी कर सकते हैं और जो मर्जी भी आए दिल में कर सकते हैं, बट आज नहीं, प्लीज। दोनों की उतरी शक्ल और गब्बर सिंह की घुरियों पर वो बेबसी से बोली। ले जाने को तो वो दोनों को ले जा सकती थी, बल्कि उसके प्लान के लिए तो ये बेहद फायदेमंद था, लेकिन उस गब्बर सिंह से कौन निपटे।
बट मम्मा, हम आपको मिस करेंगे। दोनों ठुनके। मम्मा भी आपको बहुत मिस करेगी जानू। और जल्दी से काम खत्म करते जल्दी घर भी आ जाएंगी अपने मान और आरू के पास। एंड मम्मा फ्री होते ही ऑफिस से आपको कॉल भी करेंगी। यकायक किसी ख्याल के जहन में तेजी से कूदते हुई वो पुरजोश हुई तो आरू के मुंह में निवाला डालते आशिर के हाथ उस गैर मामूली चहकार पर ठटक कर रुके थे। सात आंखें 3900 वॉट की बल्ब को मात दे रही आंखों से उसकी चमक का राज जानने को सुकनी। लेकिन मुकाबिल की आंखों से राज चुराना इतना आसान न था। नकाबी पर जबड़े भींचता वापस निगाह पलट कर वो प्लेट पर मरकूज कर गया। जबकि वो बच्चों से अहदो पैमा बांधती उन्हें सभा के पास जाने के लिए तकरीबन राजी कर चुकी थी। मम्मा, फिर आप जल्दी आ जाना। मान और आलू आपका वेट करेंगे। नाश्ता खत्म करके जैसे ही बैग लेकर खड़ी हुई दोनों पुरजोश उसके गले लगे, साथ गालों पर मोहब्बत भरा निशान भी छोड़ा। जो हुक्म सरकार। दोनों के बाल सहलाती वो गर्दन को खम दे गई तो दोनों खिलखिला उठे। मान, आप समझदार बच्चे हैं, आप बहन का ख्याल रखिएगा। और आरू, आप बड़ी बच्ची हैं, आप माँ नैया का ख्याल रखिएगा। तभी मम्मा आपको ऑफिस पहुंचकर वो स्पेशल सरप्राइज देंगी। वो उंगली उठाकर मस्नूई रोब से बोली, जिस पर दोनों झट इस बात में सर हिलाया और सादतमंदी का तारीखी मंजर का नजारा देख आशिर अशश कर उठा था। सारे मुज़ाकरात तय पे आ गए हों तो आप लोग जाकर रूम से अपना बैग ले आएं ताकि हम जा सकें। गला खनकार कर हस्बत साबिक गब्बर सिंह ने अपना रोब डाला। जी मापा। दोनों उसी सादतमंदी का मुजाहरा करते सरपट रूम की तरफ भागे थे। वाकतन टेबल पर रखा रिमशा का फोन रिंग हुआ और स्क्रीन पर डैडी ब्लिंक होता देख हड़बड़ाकर टेबल से फोन उठाकर बैग में डालते हुए हरासा नजरों से आशिक की तासुरात झांचने के लिए उस जानिब देखने लगी जहां कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आ रही थी, लेकिन आंखों में जरूर कोई तासुर नमा आया था। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। निगाह चुराते वो फौरन मुड़ गई। वैसे वकील साहिबा, आप जैसी दबंग लेडी से मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप उस चीज के लिए परेशान होंगी जिसके लिए परेशान होने की कोई तुक ही नहीं बनती। पर उकब से उभरी उसकी इस्तेहज़ाया को जिताती आवाज पर उसे कदम रोकने ही पड़े थे। क्या मतलब? उस बहुत कुछ चिल्लाते तंज पर वो हैरत कुन तासुरात लिए मुड़ी। कुछ नहीं, बस कहना था कि आपकी तरह मेरी भी बुरी आदत है। मैं भी अपने मसाइल से खुद डील करता हूँ, भले उसे किसी ने भी पैदा किया हो, बजाय किसी करीबी या अजनबी से शेयर करने के। वैसे एक राज की बात बताऊं? उस रात की बेतबारी में बराह रास्त चोट करता हुआ अपना बैग उठाया, उलझन ज़्यादा तासुरात लिए यकटक खुद को देख रही रिमशा के मुकाबिल राज डराना अंदाज में झुका। अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी चीज को पोशीदा रखने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और बाद में मालूम होता है हमने अपनी नींद चैन खामखा ही हराम किया। उसका पोशीदा रहना या अफशा हो जाना दोनों ही एक बराबर है। यूं तो है मेरी सोच और सलाह है, आप वकील हैं, पसे पर्दा इतला भी समझ सकती हैं। वो मानियत से कुछ खास जितलाता उसके नाफहम तासुरात पर हंस उठाती भरपूर निगाह डालकर वो बच्चों को बाहर आने का इशारा करता रिमशा को हक तक छोड़कर निकलता चला गया था। अब अगला सीन। वो सुफियान के मशवरे पर आज ही अमल दरामद करने का मुसम्मम इरादा कर सबा को अपने प्लान में शामिल कर ऑफिस के लिए रवाना हुई थी। ड्राइविंग के दौरान वो मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तरतीब देकर बेहद मसरूर सी सिद्दीक लॉ फॉर्म की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर निकली ही थी। वहां उस इम्पोर्टेड लकूर की गाड़ी पार्क देख उसकी रगों में दौड़ते लहू में इस वक्त मौजूदगी का मकसद समझ साथ अपने मंसूबे की नाकामी पर इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ी थी। घर हो या ऑफिस, ये लंगूर छिपकली की तरह कहीं भी टपक पड़ता है। लगता है आज इसे डैडी की मौजूदगी में सही ताज़ीम और तकरीम से नवाजना होगा ताकि मोहतरम की गलत फहमियों के गुब्बारे से कुछ हवा निकले। मुसम्मम इरादा कर वो एक कहरबार नजर उस गाड़ी पर डालती, वो गार्ड के सलाम का जवाब देती आलीशान इमारत के अंदर दाखिल हुई थी। सख्ती से आंखें मीच कर खोलती खुद को हत्तुल इम्कान कंपोज कर वो बख्तियार सिद्दीकी के ऑफिस में दाखिल हुई जहां उसे हस्बे आदत सादतमंदी के आड़ में चापलूसी के रिकॉर्ड तोड़ता देख वो बस बैग पर गिरफ्त मजबूत कर सकी थी। वेलकम रिमशा, यार कहाँ रह गई थी तुम? कब से मैं और अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन, तुम इस फर्म की टू बी बॉस हो, टाइम की पाबंदी किया करो जरा। असमन यार उसके मुकाबिल में पुरजोश सा खड़ा हुआ होता बड़ी महारत से लहजे में पिन्हा कमीनगी को अल्फाज अंदाज के जबरदस्त तालमेल से छुपा गया था। ग्लैड टू नो कि तुम जानते हो इस फर्म का नेक्स्ट बॉस कौन है।
मुझसे तिल नुमा टेबल के उस पार करोफर से बैठे बख्तियार सिद्दीकी की ज्यादा मुस्कुराहट उछालती, वो भी उसी अंदाज में असफंदियार को पतंगे लगा गई थी। ऑफ कोर्स, मैं कुछ नहीं भूलता एडवोकेट रिमशा। मुश्किल से मुस्कुराता वो चबा कर बोला, मैं तुम्हें कुछ भूलने भी नहीं दूंगी एडवोकेट असफंदियार, लेकिन इस वक्त तुम्हारी याददाश्त के इम्तिहान लेने से ज्यादा अहम बात शायद डैडी को मुझसे कर ली थी। एम आई राइट डैडी? अपने करारे वार से तिलमिला उठे असफंदियार की बेबसी पर दिल ही दिल में कहके लगाती वो मधुबाना बख्तियार सिद्दीकी की तरफ मुतवज्जे हुई। हाँ, तुम जो बिल्डर का केस साइन करने वाली हो उसके मुतालिक बात करनी थी। पेन नीचे रखते हुए वो संजीदा तासुराती दोनों की तरफ मुतवज्जे हुए। दरअसल असफंदियार मुखालिफ पार्टी का केस पहले ही ले चुका है, तो मैं चाहता हूँ तुम ये केस मत लो। बिना लगी लिपटी के वो तासुर लहजे में कतियत से हस्बे आदत फैसला सुना गए। इस पर असफंदियार की आंखों की चमक बढ़ी। सो व्हाट डैड? आई मीन मुखालिफ पार्टी का केस असफंदियार नहीं लेता तो कोई और लेता। इसका मेरे लेने या ना लेने से भला क्या ताल्लुक? बजाय मुश्तिल होने के मुतहम्मिल से सवाल करना हुई तो बख्तियार सिद्दीकी ने असफंदियार की जानिब बस पल के लिए निगाह उठाई। ताल्लुक है तुम्हारा रिमशा? वो बनावटी मुल्तजाना तासुरात लिए बराह रास्त उसकी तरफ घूमा। तुमने अब तक अपने करियर में कोई केस लूज नहीं किया है। तुम्हारा एक रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोग बना पाते हैं, इसीलिए मैं और अंकल नहीं चाहते कि तुम्हारा वो रिकॉर्ड टूटे। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा रिकॉर्ड तुम तोड़ पाओगे? जब्त से उसकी शीरीनी जुबान के जोहर देखते वो कता कलाम करते संजीदगी से मुस्तफसिर हुई। कम ऑन रिमशा, तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझती हो यार? मुझे तो खुशी होती है तुम्हें इतनी सी उम्र में अंकल की तरह सक्सेसफुल देखकर। वो मस्टून लाफत से शाकी हुआ तो रिमशा का बस नहीं चला वो उसका मुंह नोच ले। हाँ, गालबन वो तुम ही थे जिससे मेरे पहले केस जीतने पर गरीबों में देगें बंटवाई थी। वो तंज कर गई। रिमशा, अंकल प्लीज, मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता। बख्तियार सिद्दीकी के मुश्तिल होने से कबल वो इजाजत से बोले। रियली? उसके मक्कारियों पर रिमशा का खिलफशारे खुद बतदरीज बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे हारने का खौफ है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि तुम हर्ट ना हो जाओ। मैं हर्ट क्यों? क्योंकि ये वही बिल्डर है जिसकी साइट पर अंसर के साथ जो हादसा हुआ था। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, उसकी साइट पर पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। आंखों में खवासत लिए अपनी तरफ से उसने बेहतरीन दाव खेला था। और तुम्हें लगता है मुझे ये बात नहीं मालूम? वो उल्टा सवाल कर रही थी। रियली? तुम्हें मालूम है? मतलब तुमने केस लेने से इनकार कर दिया? असफंदियार का दिल बिल्लियों उछला था। मैंने ऐसा कब कहा? उसने चुंबे से उसका खिलता चेहरा देखा। अभी तो मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी जज्बाती इंकशाफ के पहले से ही हकीकत जानती हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जज्बाती होकर इनकार कर चुकी हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या बचगाना बहस है ये रिमशा? खामोश तमाशाई का किरदार अदा करे बख्तियार सिद्दीकी अपनी बेटी को कजन असफंदियार को गोल गोल घुमाता देख बिगड़े। मैं कहाँ बचगाना बहस कर रही हूँ डैड? बचगाना हरकतों के कॉपीराइट्स तो आज भी हस्बैंड यार के पास ही महफूज हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसे लेने में मुझे रत्ती भर दिलचस्पी भी नहीं है। और जरा तुम्हारी मेहनत से जमा की गई इन्फो तो दिखाओ। मुतबाना अंदाज में बख्तियार सिद्दीकी को जवाब देकर उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके गोद में रखी फाइल वो झपट चुकी थी। हैरत है, इसे तुम इन्वेस्टिगेशन कहते हो? अफराग पर सरसरी सी निगाह दौड़ाती वो तमस्कराना खुद कलाम हुई। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो रिमशा। एहसास तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। इसे इंसल्ट नहीं, आयनादारी कहते हैं एडवोकेट साहब। दबे लहजे में बिजली सी कूदी थी। अब तुम हद से बढ़ रही हो। वो बल खाकर अपनी जगह खड़ा हुआ। हाथ में रहने की अब तुम्हें जरूरत है। वो भी दूबदू खड़ी हुई। बाकी तुम्हारी उम्दा जासूसी सलाहियत को मैं लाजमी सराहना चाहूंगी, जिसकी मैं हमेशा से मोतरिफ रही हूँ। वैसे इसे जासूसी कहना दुरुस्त होगा या चुगलखोरी? आंखों में इस्तेज़ाए लिए वो बड़े इत्मीनान से राय चाह रही थी। इनफ रिमशा। असफंदियार का सुर्ख चेहरा देख उन्होंने खड़े होते हुए रिमशा को झिड़का। अंकल, मैं आता हूँ। वो फाइल उठाकर कन्फर्म करता ऑफिस से निकला था। अनबिलीवेबल, उन जाहिल लोगों के साथ रहकर ये जहालत सीख रही हो तुम? उसके निकलते ही उन्होंने तनफ्फुर से दरवाजे को घूरे रिमशा को डपटा। इसमें जहालत क्या थी डैड?
क्या आपने बचपन से इसकी वजह से हमेशा भाई की इंसल्ट नहीं की? क्या ये आपको भाई के खिलाफ ऊट पटांग चुगलखोरी आकर नहीं लगाता रहा है? या क्या या वाक़तन फ़क्तन फ़वक्तन मेरी चुगली आपसे लगाकर खुद को आपको बहुत बड़ा खैरख्वाह साबित करने की कोशिश नहीं करता रहा है? वो ज़ब्त से सुर्ख चेहरा लिए सवालों की बौछार करती पल भर के लिए उन्हें गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर गई थी। बताएं डैड। वो सब पुरानी बात है और वो कुछ भी गलत नहीं बताता था। उनका असली जलाल मध्यम पड़ा। उसकी हरकतें तो वाकई बहुत पुरानी हैं। पहले भाई और आपके ताल्लुकात का दुश्मन बना हुआ था और अब आपका मेरे और उन 2 बच्चों के खिलाफ आपके दिल में जहर भरने पर बाज़िद है, जिसका मकसद आपकी नहीं लेकिन मेरी बखूबी समझ आ रहा है। वो भी जैसे ज़ब्त आज खोलने लगी थी। अच्छा, और तुम्हारी क्या समझ आ रहा है? वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि जज के लिए जो उसने अप्लाई किया है उसमें आपकी जी हजूरी के जरिए मंजूरी हासिल कर सके। इनफ इज इनफ रिमशा, बंद करो अपना ब्लेम गेम। जहालत की भी एक हद होती है। मुझे पहले से ही अंदाजा था उन तंग गलियों में अपनी तंग सोच के साथ रहने वाले लोगों की सोहबत का यही नतीजा सामने आएगा। फनकारते हुए उन्होंने भस्म करती नजरों से उसे देखा जो दुख से उनके तने ताज़ा अजलात देख रही थी। डैड, नो, मैंने कह दिया तुम बिल्डर केस नहीं लोगी एंड दैट्स फाइनल। और अब तुम जा सकती हो। दरिश्तगी से हाथ उठाकर वो बात खत्म कर चुके थे। सॉरी डैड, मैं जुबान दे चुकी हूँ, सो अब तो ऐसा मुमकिन नहीं। बाकी अगर मैं वाकई गलत हूँ तो इस फॉर्म का खैरख्वाह लाजमी कोर्ट रूम में मुझे गलत प्रूफ कर देगा। उनके तुर्श नजरों और असली बेगानगी लहजे पर आंखों में जमा हुए पानी को अंदर धकेलती वो भी हतमनी अंदाज में बोली तो उसकी हट धर्मी पर बख्तियार सिद्दीकी की रगें तन गईं। मैं अपने ऑफिस में रहूंगी नहीं। डैड, कोई काम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना बैग उठाकर वो तेजी से रूम से निकलती चली गई और उसके बागी अंदाज पर पीछे बख्तियार सिद्दीकी बेजताब खाते रह गए। लेकिन एक पल के लिए उन्होंने ये सोचने की जहमत नहीं की। एक बार फिर अपनी औलाद पर पराये को फौकियत देकर उन्होंने उसका दिल दुखाया है शायद। अब अगला सीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जैसे ही गम गुस्से से टन करती पार्किंग में अपनी गाड़ी तक पहुंची। वहां अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़े असफंदियार को देख कर गरजी। वापस जा रही हो? डैडी ने डांट दिया, शाबाशी नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ। अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम उनकी इकलौती बेटी हो। दाएं बाएं सर को चंबिश देता वो जख्म पर नमक पाची कर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम? इत्मीनान से अपनी गाड़ी के करीब आती वो मसनूई हैरानगी से पूछ रही थी। अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, चोगाखोरी में तो तुमने पीएचडी की है और लाजमन छिपकली की तरह दीवार से चिपक कर अपने लेवल का काम किया होगा, है ना? ड्राइविंग सीट संभाल कर गर्दन तिरछी कर आंखें पटपटाती वो उसके लबों पर रक्षा खबासत भरी मुस्कान नोच गई। तुम ये ठीक नहीं कर रही रिमशा, पछताना ना पड़ जाए। तिल मिलाकर वो भीजे लहजे में साफ धमकी दे रहा था। अच्छा, वो जरा मुतासिर नहीं हुई थी। शायद तुम नहीं जानती, जहाँ तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर जॉब करता है वो ऑफिस मेरे फ्रेंड का है और सुना है मिडिल क्लास लोगों को इज्जत जान से ज्यादा अजीज होती है। यह कह यह क्लास विंडो पर झुके असफंदियार की आंखों में मकरूर चमक थे। रिमशा के माथे पर नागवारी के बल नमूदार हुए थे। और तुम जिस जगह काम करते हो वो मेरी जगह है, तो अपनी घटिया चालों में आशिर को इन्वॉल्व करने से पहले सोच लेना कि अगर मैंने कोई चाल चली तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। और यकीन करो, इस बार अंकल का लिहाज मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। सो अपनी गीदड़ भपकियां अपने पास रखो। धड़ से डोर बंद करके वो भी संगीन अंजाम की जानिब इशारा करती जन से गाड़ी उड़ा ले गई थी। अब अगला सीन। अगर आप एक बार फिर मुझे देखकर हंसे ना, गॉड स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ में मौजूद टमाटर को जोर से स्लैब पर पटक कर वो हाथ में चाकू लिए खतरनाक तेवरों संग आशिर की जानिब मुड़ी। बुराई तो हंसने में भी कोई नहीं। लब भींचकर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश के बावजूद उसका हुलिया देख उबल पड़े कहकर को रोकने के लिए वो रोके मुड़ गया था तो टेबल पर मुंह पर उंगली रखे बैठे बच्चों की खीखी निकल गई। आप दोनों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। और आप बताएं, ये हंसी के फुहारे क्यों निकल रहे हैं? ढलक चुके शोल्डर से शर्ट ऊपर खींचते वो दोनों खीखी कर रहे खरगोश को टपट कर कड़े तेवलिया आशिर पर बिगड़ी। आई एम सॉरी योर हाइनेस, बट क्या आपको वाकई नहीं मालूम इन हंसी के फुहारों का क्रेडिट किसे जाता है?
सरेंडर करने के अंदाज में हाथ उठाकर उसके हुलिये पर भरपूर हंस भरी नजर डालकर वो भोलपन से सवाल करना हुआ तो तीनों को घूरते अपना हुलिया देखने लगी। नीचे से फोल्ड आशिर का ट्राउजर और उस पर आशिर की ही बेनतहा ढीली शर्ट जो उसके नाजुक बदन पर ऐसे झूल रही थी जैसे लकड़ी में टांग दी गई हो। तजाद शोल्डर जो उसके कंधे पर टेक ही नहीं रहा था, कभी इधर ढलक रहा था तो कभी उधर, और सबसे मुज़िक्का खेज आस्तीन लग रही थी जो कोनी से नीचे झूल रही थी। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा योर हाइनेस। अपना हुलिया देख टमाटर की तरह सुर्ख पड़ रही रिमशा के चेहरे पर नजरें गाड़े वो एक बार फिर हंसी रोक नहीं पाया था। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर बच्चों से खेलते हुए मेरी ही कबर्ड की चाबियां गुम हो गई तो? वो शाकी हुई। अल्लाह करे अगली बार आपके कबर्ड की चाबी गुमे तब ताकि आपको मेरे कपड़े पहनने पड़े। गुस्से से दोनों शोल्डर्स को मुट्ठी में जकड़ वो रोहांसी हुई। ला हौला वला कुव्वत, कुछ तो सोच समझ कर बात करें। उसकी बदुआ पर आशिर झुरझुरी ले उठा था। क्यों ला हौला वला कुव्वत क्यों? आमीन कहें ताकि अगली बार मोतियां बिखेरने का सुनहरा मौका मुझे मिले। मुदनकर सामने आई। एक तो आज का मेरा दिन ही खराब जा रहा है। ऑफिस में उस लंगूर ने दिमाग का दही कर दिया। सोचा घर आकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो कबर्ड की चाबी गुम हो गई और मजबूरन आपके ये फजूल कपड़े पहनने पड़े और जले पर नमक छिड़कने के लिए आप मौसूफ भी ऑफिस से वारिद हो गए। हनूस वैसे ही शोल्डर जकड़े वो जले भुने अंदाज में ऊंचा ऊंचा बड़बड़ा रही थी और आशिर दिलचस्प नजरों से उसके चेहरे के पल पल बदलते तासुरात देख रहा था। वैसे अच्छा हुआ जो मैं आ गया, वरना आपका दिलचस्प फुलिया ना देखने का ताहयात इन आंखों को मलाल रहता। वो छिड़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आप उफ। जोश में जैसे ही वो दोनों मुट्ठी छोड़कर आगे बढ़ी एक बार फिर शोल्डर धड़क गए। निहायत ही बुरे हैं आप बस तंज कर सकते हैं, किसी की बेबसी पर हंस सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते। बेरहम सफाक गब्बर सिंह। वो शिकवा कनासी मुंह में आया सब कहकर तन फन करके किचन से निकल गई। गब्बर सिंह? कहाँ से लगता हूँ मैं गब्बर सिंह? दुल्हन ही सब्जी की प्लेट को आईने की तरह चेहरे के सामने कर अपने चेहरे में गब्बर सिंह की छवि तलाश करने लगा। ला हौला वला कुव्वत। गब्बर सिंह का मैला कुचैला हुलिया, बड़ी बड़ी मुझे और बंदूकें गोलियां सब याद कर अपनी हरकत पर वो खुद ही झुरझुरी ले उठा था। अब तुम लोग क्या घूर रहे हो? दोनों को कमर पर हाथ जमाए देख कसूरवार नजरों से खुद को घूरता देख आशिर चौंका। आपने मम्मा को नाराज कर दिया। मम्मा हमारे लिए कुकिंग करने आई थी। मुंह फुलाए उसे उसका गुनाह याद करवाया। हाँ हाँ आपकी मम्मा तो लेडी संजय कपूर हैं, कुकिंग करने आई थी ना। उनकी तोता चश्मी पर आशिर का मुंह बिगड़ा। मापा जा रहा हूँ, ज्यादा मेरे अब्बा ना बनो। दोनों की आंखों में वाज़ेह तंबीह देख वो नाक मुंह चढ़ाता हुआ बाहर निकला था क्योंकि वो जानता था उनकी दिल अजीज मम्मा को मनाकर लाने में ही आफियत है, वरना ये दो तोता चश्म उसका दिमाग खा जाएंगे। अब अगला सीन। उठें। बिना किसी तगो के वो उसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला देख हॉल में ही बैठी हुई मिल गई थी। उसके उठने के जवाब में वो नाराजगी से मुंह फेर गई। मैंने कहा उठें। उसके रूठने के दिल भराना अंदाज से जरा मुतासिर ना होते हुए आशिर ने आपके बाजू से पकड़कर झटके से उसे मुकाबिल खड़ा किया था। क्या बदतमीजी है ये? बड़वक्त उसका शाना थामकर फासला बनाती हुई बरहम हुई थी। बदतमीजी नहीं, हेल्प कहते हैं इसे। अब अपना मुंह बंद करके चुपचाप से खड़ी हो जाएं। दोनों शानों को थामकर उसे फासले पर करते हुए हुक्मिया अंदाज में बोला। लेकिन कहा ना चुप, मतलब बिल्कुल चुप। मुंह पर उंगली रख तंबिया नजरें उसकी पहली आंखों में गाड़े उसके दोनों हाथ नीचे किए और शर्ट में खिंचाव महसूस कर रिमशा की सांस थमी, लेकिन उन निगाहों ने ऐसा बांध लिया था कि वो पलक तक नहीं झपका सकी। फिर जरा तवक्कुफ से दोनों हाथ कांधे पर ढलके शोल्डर की जाने बढ़े तो आपकी सख्ती से आंखें मीच गई। हो गया काम। उसकी भारी आवाज को फासले पर महसूस कर खौफजदा आंखों को खोलकर गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो शर्ट में कमर से ऐसे अंदाज में गांठ बांधी गई थी कि वो झूलने की बजाय वहां टिक गई थी। साथ गर्दन पर कुछ वजन महसूस कर वहां गए तो वहां भी एक गांठ थी जिसकी वजह से आस्तीन और शोल्डर्स दोनों अपनी एक जगह टिक गए थे और अब शर्ट ढीली होकर भी बराबर थी। फिर वो कई साथ आंखों में बेइंतहा हैरानगी के साथ मुतासिर कुन तासुरात लिए सीने पर दोनों बाजू बांधे जरा फासले पर खड़े उस मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक शख्स को देखे गई जो हर बार उसे हैरान कर खुद यूं अनजान बन जाता था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। ऐसे हैरानगी से देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने लिए शॉपिंग करता हूँ फर्स्ट ट्रायल के साथ मान साहब का फोटो सेक्शन चलता है तो ये सब मामूली ट्रिक्स आजमाने पड़ते हैं। सादे से अंदाज में कहता हुआ शाने अचका गया तो रिमशा सर झटक कर किचन की तरफ मुड़ी।
आपको शायद शुक्रिया जैसा कुछ कहना था मुझे। बिना आजीवन के सारी का इजहार किए मोहतरमा को पीठ दिखाकर जाता देख आशिक टोक गया। किस चीज का शुक्रिया? वह चुंबे से मुड़ी। अरे अभी तो मैंने आपकी हेल्प की। इसे हेल्प करना नहीं, अपनी गलती सुधारना कहते हैं। व्हाट? कौन सी गलती? उसके मुताबिक भरे जवाब पर आशिर भड़काया। कबर्ड की दूसरी चाबी को संभाल कर ना रखने की गलती। अगर आप वो संभाल के रखते तो ना मुझे इस थैले नुमा कपड़ों को जेब करने की जरूरत होती और ना ही आपको हेल्प करने की। बड़ी चालाकी से जोड़ तोड़कर सारा इल्जाम आशिर के सर पर डालते वो खुद को बरी जिम्मा साबित कर गई। आफरीन है वकील साहिबा इस एहसान फरामोशी के मुजाहिरे पर। ऐसी उम्दा दिफाई सलाहियत पर आशिर अशश कर उठा। सो तो है। सर कम देती वो जले पर कुछ और नमक पाशी करने मुड़ने को थी कि डोरबेल की आवाज़ आई और दोनों की बेसाख्ता नजर हॉल की खुली बड़ी सी खिड़की से बाहर गई, जहां से गेट का मंजर साफ नजर आ रहा था। और वहां बख्तियार सिद्दीकी के ड्राइवर को हाथ में अपना फोन थामे खड़ा देख टिमसा के छक्के छूटे थे। मैं देखती हूँ। वो तेजी से दरवाजे की तरफ लिपकी, पर दरमियान में ही बाजू मजबूत शिकंजे में कसा। दिमाग दुरुस्त है आपका? इस हुलिये में जाएंगे गैर मर्द के सामने? इसके हुलिये की तरफ इशारा करता वो गुर्राया तो रिमशा शर्म से पानी पानी हो गई। आप अंदर जाएं, मैं देखता हूं। उसे अंदर जाने का इशारा कर वो खुद मेन डोर की तरफ बढ़ा था। आज वाकई तुम्हारा दिन ही खराब चल रहा है रिमशा। पहले मंसूबे पर पानी फिर गया, फिर उस लंगूर और डैडी से बहस हो गई और आते आते अपना फोन भी भूल आई। अब भुगतो इस गब्बर सिंह को। ड्राइवर से आशिर को बात करता देख रिमशा का बस नहीं चल रहा था अपना कुछ कर डाले। ऑफिस में फोन भुलाई और कमाल की बात है उसका ध्यान अब तक फोन की जानिब गया ही नहीं था। जाता भी कैसे? सबा के घर से निकलते ही बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई तो किचन में जाने के लिए फॉर्मल चेंज करके कुछ हल्का पहनने गई तो कबर मुकफ्फल पाया और जब आशिर के कपड़े पहनकर बाहर निकली तो आशिर को सामने पाया और फिर कपड़े की उलझन और इतनी सारी उलझनों में ये एक अजीम इजाफा। डैडी का मालूम होते ही गब्बर सिंह मुझे हाथ पकड़कर घर से निकालेगा। ड्राइवर को निपटाकर स्पॉट तासुरातियों से इधर ही आता देख रिमशा की पेशानी अरकालूद हुई थी। आप अपने डैडी के ऑफिस में अपना फोन भूल आई थी, वही देने आए थे ड्राइवर साहब। फोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए तवक्को के बरक्स आम से अंदाज में बोला तो रिमशा को ये तूफान के पहले की खामोशी मालूम हुई। देखें, मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यही मैंने आपको सुबह बताया था। उसका लट्ठे के माने सफेद पड़ता चेहरा देख बिना वजाहत सुने ही वो कतई कलाम कर गया। मतलब? उसके खाक पल्ले नहीं पड़ा था। मतलब ये वकील साहिबा। एक कदम आगे लेकर सभी जबी पर नमूदार ठिपनवी बूंदों को उंगली के पूरों पर समेटा गया तो जवाबन रिमशा सख्ती से आंखें मीचती, धड़कन समेत सांसें तक रुक गई। मैं जानता हूं आपके वालिद बुजुर्गवार यानी जज साहब की जर्मनी से तशरीफ आवरी हो चुकी है और तवक्को के मुताबिक वो फुली चार्ज वापस आए हैं मुझ पर चार्जेस लगाने और अनकरीब वो मुझ पर आयद इल्जामात की सुनवाई के लिए मुझे अपनी अना की अदालत में हाजिर होने का हुक्मनामा भेजेंगे। और मेरी कहाँ मजाल कि मैं उनकी हुक्म अदोली की जुर्रत करूं और ना ही मैं आप जैसी बड़ी वकील को हायर करने की सलाहियत रखता हूं। तो मुझे अपना दिफा करना खुद होगा, यानी अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। लिहाजा आप अपना खून कम अज कम मेरी फिक्र में खुश्क नहीं करें। कान के पास चुपकर राजदारी से ठहरे पुरसकून अंदाज में तंज के आमेजिशली इंकशाफ के साथ उसे सारे मामले से दूर रहने की हिदायत करता उसकी मीठी आंखों पर फूंक मारता हुआ वो पीछे हुआ तो पट से रिमशा की आंखें खुली। इतने में हैरान मत हो, यह जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये अहम खबर मुझे किसने दी है। हवाएं उड़े तासुरात से हंस उठाता तजस्सुस फैलाता मुस्काया। किसने? हलक से बमुश्किल आवाज निकली थी। खुद इज्जत माप जज साहब ने, साथ मुझे तो अल्टीमेटम भी मिला है। बाहें फैलाकर वो मसरूर सा यूं बोला जैसे कोई नोबेल प्राइज मिला हो। अल्टीमेटम? कैसा अल्टीमेटम? उसके इस्तेज़ाइया अंदाज पर वो बेचैन हुई थी। वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। सफर चट जवाब से अपनी तरफ से बात खत्म कर गया। लेकिन क्यों? वो सख्ती से उसका बाजू थामकर मुकाबिल आई। क्योंकि मैं आपके डैडी से नहीं डरता, क्योंकि मैं अपना दिफा अपने बल पर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ढाल या वकील दिफा की जरूरत नहीं है, कम अज कम आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। सो बरसों बाद गड़े मुर्दे खोदने की जो आप मेहरबानी कर चुकी हैं उसी पर इत्तेफाक करें। मजीद मैं आपसे किसी किस्म का एहसान की तवक्को नहीं रखता। अपने बाजू से उसका हाथ उठाता वो एक बार फिर अजनबी बन गया था। आशिर! एक बार फिर उसकी कलाई पर रिमशा गिरफ्त बनाते मुल्तजी हुई तो उसकी आंखों की गुजारिश पर कुछ पल के लिए चुप सा रह गया। प्लीज, मैं आपसे मुकाबला नहीं करना चाहती, ना ही आपकी बराबरी में कर सकती हूँ। आपने बच्चों के लिए जो किया है मैं उसका पासिंग भी नहीं कर सकती। ट्रस्ट में मेरा कोई गलत मकसद नहीं है।
दूबदू जवाब देने वाली पुरएतमाद लड़की पहली बार बेबस उसे अच्छी नहीं लगी थी। मैं जानता हूँ। आज आंखों की सच्चाई का एतबार लबों से गैर इरादी तौर पर फिसल ही गया था। रियली? 3 हरफी जुमले से गोया उसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई थी। हमें अंदर चलना चाहिए। उसे जरा सा एतबार सौंपने पर आंत की आन में उसकी आंखों में रोशन हुए उम्मीद के हजारों दिए आशिर के दिल में अजीब सी हलचल मचा गए थे। वो तेजी से बाजू आजाद करता वहां से निकलता चला गया और इब्शा कितनी ही देर अपने समात में मैं जानता हूं कि गूंज सुनती मसरूर सी वहीं मुजस्मा बनी रही थी।